आइए आज हम देखेंगे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर में से हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको अब हम दूसरा चैप्टर लेंगे जिसमें लाइंस रेखाएं अलग अलग प्रकार की रेखाएं होती है उनके बारे में हम थ्योरी सभी टाइप की रेखाओं के बारे में देखेंगे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे उसके बाद हम उसके भी 50 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे चैप्टर हम इसको ले रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा दिया जिसमें अलग अलग जो ड्राइंग बोर्ड रहता और ड्राइंग बोर्ड से रिलेटेड जैसे पेंसिल आती अलग अलग साइज ड्राइंग शीट रहती है उसके प्रकार को हमने देख लिया। उसके बाद हम उसके लाइंस के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें फर्स्ट देखो इसको स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है रेखा के खंड। रेखाओं के जो खंड रहते हैं लाइंस सेगमेंट विभिन्न रेखा तत्व के या दो से अधिक समूह जो एक अनिरंतर रेखा बनाते हैं। रेखा के खंड जैसे अनिरंतर रहते हैं उसको रेखा के खंड बोलेंगे जैसे कि लॉन्ग डस या फिर गैप डॉट आदि रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। और रेखा का विनिर्देशीकरण क्या है? डिजाइनेशन ऑफ लाइन। लाइन एक सामान्य प्रकार की रेखा का विनिर्देशीकरण 2003 के अनुसार निम्न प्रकार का है। रेखा का सबसे पहले प्रकार रहेगा आईएसआई 9 संदर्भ रहेगा उसमें। और सामान्य प्रकार की रेखा का नंबर रहेगा। रेखा की चौड़ाई क्या है और रेखा का रंग। इस चीज से हमें पता होना चाहिए कि रेखा का विनिर्देशीकरण ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेखा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेखा दो प्रकार की जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन में रहेगी ऐसा स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, वक्र रेखा या फिर इस प्रकार से ऐसे चलेगी ये वक्र रेखा होगी हमारी। ठीक है, तो दो प्रकार की जो रेखा है हमें दोनों को देखना है। किसी बिंदु के एक ही दिशा में विशेष गतिमान होने वाले बिंदु को सीधी रेखा हम करेंगे। ये क्या है? इसमें ये चिन्ह दिया है यहाँ से आगे और इधर भी ये चिन्ह है, तो ये अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा मतलब इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं है, अनिश्चित हुई है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ऐसा ये लगा रहेगा तो यहाँ तक ये रेखा रहेगी इतने, उससे आगे नहीं है। ठीक है, एक निश्चित लंबाई की है, इसकी लंबाई मतलब इतने लंबाई तक है ये रेखा इस प्रकार से। ठीक है, अब सीधी रेखा भी हमारे पास दो प्रकार अनिश्चित और निश्चित। ठीक है, सीधी रेखा के प्रकार को हम देखेंगे तो ये हो सकती है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक रेखा। ठीक है, और जैसे कि हॉरिजॉन्टल रेखा रहेगी, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा रहेगी तल के समांतर में रहेगी। ये कैसी रहेगी? तल रहेगा उसके समांतर में, जैसे ये तल हमारे पास ये क्षैतिज रेखा में आएगा, ये वाला ये ऐसी ये क्षैतिज रेखा में आएगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर हम खींचते या इसके नीचे ऐसा तो ये ऊर्ध्वाधर में आती है। तो ये वर्टिकल में बोलेंगे इसको वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये क्या है? वर्टिकल हो गई और ये हॉरिजॉन्टल जैसी एक सीधी एक लाइन रहेगी ऐसी, तो वो और हम खड़े हैं ऐसे तो ये क्या हमारे पास ये वर्टिकल में रहेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जब पलंब रेखा रहती है, पलंब रेखा एक समांतर में है ये तो कैसी रहेगी? एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब हम बात करेंगे त्रिक रेखा की, तो त्रिक रेखा कैसी रहती है? त्रिक रेखा ऑब्लिक्यू लाइन, त्रिक रेखा से हास्य उन रेखाओं से है जो ना तो ऊर्ध्वाधर होती है और ना ही क्षैतिज होती है। ठीक है, नीचे दर्शाए गए चित्र में हम अगर इसको देखें जैसे ये अलग साइज में जा रही है, अगर ये ऐसी सीधी रहती या फिर इस टाइप से सीधी रहती है। ठीक है, अगर इस टाइप की रहती है वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रहती तो ये अलग, लेकिन अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ऐसे अलग रहेगी तो ये हमारे पास रहेगी त्रिक रेखा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखेंगे वक्र रेखा, कर्व लाइन, तो वक्र रेखा क्या होगी? कर्व बना हुआ होगा जो कोई बिंदु किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है उसकी गति से क्या होता है? जैसे कि इसमें हम एग्जांपल देखेंगे तो ये बनने वाले बिंदु पर वक्र रेखा कहलाते हैं। जैसे यहाँ से ये शुरू हुआ, यहाँ से इससे ये अलग अलग दिशा में डायरेक्शन चेंज होते हुए जा रहे हैं। अब ये क्या तिर्यक रेखा एक किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन वो एकदम स्ट्रेट भी नहीं है और समांतर में भी नहीं इससे रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास चार प्रकार की रेखा हो गए हम ऐसे देखते हुए। ठीक है, अब समांतर रेखा पैरेलल लाइन,
दो ऐसी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद ना करे तो उसे हम समान दूरी कहेंगे। ठीक है, जैसे ये एक लाइनें चल रही है, एक ये एक दूसरे की स्पेस पे चल रही है लेकिन एक दूसरे को कट नहीं कर रही, ये वाली। ठीक है, एक ये ऐसी भी हो सकती है समान दूरी पे। तो ये हमारे पास समांतर रेखाएं मतलब एक दूसरे के समांतर में है। वक्र किसी भी प्रकार की हो सकती है ये रेखा। अब हम लंबवत बात करेंगे, तो लंबवत क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। लंबवत की तो परपेंडिकुलर लाइन्स की बात करेंगे, जब दो रेखाएं 90 कोण बनाते हैं, दो रेखा, जैसे कि एक रेखा ये है, ये वाली, ठीक है, और एक रेखा ये वाली है, ठीक है, ये इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये 90 का बन रहा है, तो उसको ही हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, लंबवत रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, इसको रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं, जैसे ये वाले हमारे पास हो गई, ये इसको अलग निकाल ले तो ये अलग बन जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कि रेखाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन रेखा। तो ये हमारे पास इस तरह से, अगर हम किसी एक डायग्राम को लेंगे तो इसमें अलग अलग लाइनें रहेंगी। ठीक है, कौन सी क्या है ये हमारे पास इसमें दिया है। ठीक है, तो सभी रेखाओं का आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब ए जो आउटर लाइन है ये वाले हमारे पास आउटर, ये आउटर लाइन ए, तो ये आउट लाइन। बी वाले अगर हम देखेंगे तो बी वाली क्या है, एक्सटेंशन लाइन, ये वाली एक्सटेंशन कितनी है ये लाइन को शो कर रही है। इस प्रकार से इसमें सभी आप लाइनें को देख सकते हैं, कटिंग लाइन कौन सी है, पैनल लाइन, अलग अलग इसमें आप देखिए इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा सी वाली शॉर्ट ब्रेक लाइन। सी वाली अगर शॉर्ट ब्रेक लाइन, तो ये वाले हमारे पास ये शॉर्ट ब्रेक हो रही है यहाँ से इधर, तो ये ब्रेक लाइन है। ठीक है, और डी हिडन लाइन, हिडन डी वाली लाइन कहाँ है, डी वाली लाइन आप देखो इसमें, डी वाली लाइन में आपको बताते ये जो छुपी हुई लाइन है ये वाली हिडन लाइन आ रही। ठीक है, और एफ कटिंग प्लेस लाइन, एफ जो है जो यहाँ से कट करा इसमें, ये प्लेस लाइन है, ये कटिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी लाइनें इसमें दिया है इसको। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड बाहर रेखा। आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन यह रेखा वस्तु की बाहरी कोर को दर्शाता है, जो बाहर कोर रहेगा, जैसे ये वाले हमारे है, वस्तु की जो बाहर का कॉर्नर रहेगा उसको दर्शाएगी। ठीक है, यह पतली रेखा से 3 गुनी मोटी होती है, जो पतली रेखा रहती है उससे 3 गुनी, 3 गुनी मोटी होती है। इस रेखा का प्रयोग वस्तु की बाहरी सीमा रेखा या बाहर दिखाई देता है देने वाली किनारों को वो बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आउटलाइन के नाम से इसको हम जानते हैं, जो बाहरी रेखा है उसको आउटलाइन के नाम से हम जानते हैं। यह देखो ये वस्तु की बाहरी, बाहर वाली जो है इसको दिखाते हैं। ठीक है, और एक को मुख्य रेखा भूमि निभाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कटिंग प्लेन लाइन, जिसको एफ से हम प्रदर्शित कर रहे हैं कटिंग लाइन को। ठीक है, यह रेखा छेदक तल को निरूपित करे, मतलब जो छेद करे, कटिंग कर रही है उसको। ठीक है, क्रमशः बड़ी छोटी रेखाएं ये होती है। ठीक है, कैसी होती, बड़ी होती है, छोटी होती है, कर्तक समतल रेखा भी बोलेंगे उसको। ठीक है, इसके सिरे की रेखाएं मोटी, जो सिरा है ये, जैसे ये मोटी है और यहाँ पर भी इसमें मोटी है, सिरे की रेखाएं मोटी और बीच में उसकी पतली रहती है। ठीक है, इन रेखा की मोटाई केंद्र रेखा से अधिक होती है। क्या है, जो मोटाई रहती है उसमें केंद्र रेखा रहती है उससे अधिक रहेगी। इन रेखाओं के किनारों पर डेसों की मोटाई और मध्य के डेसों की अपेक्षा अधिक रहते हैं, जैसे एक डेस ये, एक ये ऐसा, इस प्रकार से ये चलेगी। ये कर्तक समतल रेखा बोलेंगे या कटिंग प्लेन लाइन इसको बोलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक को देखेंगे इसमें, तो देखो शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट जो ब्रेक रहता है शॉर्ट ब्रेक का, तो उसको हम सी से, जैसे कि ये वाली लाइन रहेगी, शॉर्ट यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये इसको दिखा रही है, ये वाले सी से इसको हम प्रदर्शित करेंगे शॉर्ट ब्रेक को। ठीक है, और जो कटिंग लाइन थी हमारी एफ से प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, तो सी टाइप की मुक्त हस्त वक्र पतली सतह रेखा होती है ये सी टाइप की। ठीक है, इसका प्रयोग आंशिक या बाधिक रेखाओं की, जो बाधिक रेखा रहती है उनके चित्र की सीमा दर्शाने के लिए हम करेंगे। ठीक है, ये 5 mm, कितने mm तक रहती है, 5 mm श्रेणी में इनकी मोटाई 0.2 mm होती है। किसी पुर्जे के खंड को प्रदर्शित करने हेतु इस रेखा का
प्रयोग किया जाता है। इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस रेखा का प्रयोग करने से ड्राइंग में स्थान की बचत और समय की बचत होती है। इसमें क्या है, इसका यूज करने से ड्राइंग में स्थान की बचत होती है। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इसमें D1 लॉन्ग ब्रेक रेखा। लॉन्ग ब्रेक रेखा, ठीक है। लॉन्ग है जैसे ये वाले ऐसे, लेकिन ये ब्रेक हो रही है, इस तरह से चलेगी लॉन्ग ब्रेक रेखा। ठीक है, ये वाले है हमारे पास। तो ये रेखाएं सरल रहती है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के मेल से बनती है। जैसे लंबी तो सरल चल रही है लेकिन बीच में क्या है, टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, इस कारण से इसको बोलेंगे। ठीक है। आंशिक या बाधिक रेखा चित्र की सीमा को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बड़ी वस्तु के टूटे हुए भाग को निरूपित करेंगे। कोई बड़ी वस्तु रहेगी, कहाँ पे टूटा है उसको निरूपित करेंगे। यह मुक्त हस्त खींची जाती है जिसके समान अंतराल पर जेट की आकृति रहती है। जैसे ये वाला जेट, जेट की आकृति रहती है अंतराल पर। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें हिडन लाइन। इसको तो हम डी से प्रदर्शित कर रहे हैं, D1 से, और ये डी से हिडन लाइन। छोटी छोटी रेखाएं डैश में इसको, जैसे ये वाली हिडन लाइन, कि ये दिख नहीं रही लेकिन ऐसी लाइन होगी। ठीक है, डैश डैश में। तो एक दूसरे के समान दूरी पर पास पास होती है। ये रेखा एक दूसरे के समान दूरी पर और वो पास पास है। ठीक है। रेखा समांतर और समान अंतराल में है। वो सेम है, जो रेखा है ये सेम रहेगी और समांतर में रहेगी। वस्तु के अदृश्य सतह को निरूपित करेगी, जो दिख नहीं रहा उसको ये प्रदर्शित करेगी। ठीक है, डी लाइन। नेक्स्ट है एफ। एफ से हम जो किसको लाइन को दिखा रहे हैं, एफ से सेक्शनल लाइन और हिचिंग लाइन, आच्छादित रेखाएं। अब ये रेखाएं ड्राइंग में बाहर रेखाओं से 45 डिग्री पर झुकी होती है। जैसे ये बाहर रेखा है, इसके 45 डिग्री। ठीक है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 45 का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बाहरी है, इससे 45 के यहाँ पे बनेगा। ठीक है। वस्तु की कटी हुई सतह को निरूपित करेगा। वस्तु की जो कट जाती है उसको, सतह को वो प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जी, केंद्र रेखा, सेंट्रल लाइन इसको बोलेंगे। और इसको हम ई से प्रदर्शित कर, किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए। जैसा कि ये वाला हमारा मध्य भाग है, ये यहाँ पर कैसे चल रही है, डॉट मध्य भाग, बड़ा छोटा, इस तरह से ये चल रही है। ठीक है, केंद्र भाग रेखा कहलाती है। इनको खींचने में डैश का प्रयोग किया जाता है। रेखा को बनाने के लिए 6:1 से 4:1 में डैश लगाए जाते हैं। ठीक है, वह बड़ी रेखा से शुरू होती है और बड़ी रेखा से ही समाप्त हो जाती है। जैसे ये बड़ी रेखा से स्टार्ट हो रही और बड़ी रेखा पर वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, केंद्र रेखा। इस रेखा के चारों तरफ वस्तु का बेलनाकार और सममित सिमेट्रिकल समझ जाता है। वृत्त की 2 मध्य रेखा होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा, किससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अब देखेंगे हम विमांकन रेखा, डायमेंशन लाइन, जिसे हम B1 से प्रदर्शित करते हैं। सतत बारीक रेखा होती है ये, जैसे कि ये वाले हमारे पास सतत बारीक रेखा इस नदी में। ठीक है। रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की माप दिखाने हेतु तो हम इसका करेंगे, इसकी मेजर करने के लिए, या फिर इसे रेखा का एक लंबी रेखा के दोनों सिरों पर तीर बनाते हुए इसके प्रोजेक्शन रेखा खींचने में भी हम इसका करते हैं। जैसे ये वाला दिखाते हुए प्रोजेक्शन रेखा खींचने। अदृश्य रेखाओं का विमांकन नहीं किया जाता है और डायमेंशन लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये भी ध्यान रखना कि ये लाइन एक दूसरे को नहीं काटेगी। लाइन भी हल्की होनी चाहिए और दो एक्सटेंशन लाइन के बीच सिर्फ एक ही डायमेंशन होनी चाहिए। एक्सटेंशन लाइन के बीच में एक ही डायमेंशन लाइन होनी चाहिए और डायमेंशन लाइन का स्थान भी सही तरीके से होना चाहिए। ये एक स्थान भी इसका सही होना चाहिए। देखो इसमें दिया है हमारे पास, ये आप इसको देख सकते हैं। पूरा मशीन का एक डायग्राम बना के इसको दिखाया गया है। ठीक है। लीडर लाइन, लीडर लाइन अगर देखेंगे तो B4 से इसको हम दिखाएंगे, B4 से। ठीक है, लीडर लाइन। इस रेखा का प्रयोग डायमेंशन करते समय किया जाता है। डायमेंशन जब इसका हम करेंगे तो किया जाएगा। यह अधिकतर त्रिज्या व्यास की
विमाओं में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये रहेगा गोल, इसकी त्रिज्या व्यास अगर हम इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा व्यास इतनी आ जाएगी। ठीक, इस तरह से दर्शाने के लिए, ठीक है। लीडर लाइन बोलेंगे, त्रिज्या तथा क्षैतिज से कितने 30 से 60 डिग्री कोण पर झुकी होनी चाहिए। कितने 30 से 60 पर झुकी होने, लीडर लाइन ऐसी भी रहती है, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तीर के साथ, बिंदु के साथ, या फिर बिंदु के बिना, या फिर तीर शीर्ष के साथ में। आगे हम इसमें देखेंगे लीडर रेखा तीन प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। जो लीडर रेखा रहती है वह तीन प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। एक बिंदु के द्वारा, ठीक है। कैसी? एक बिंदु के द्वारा लीडर रेखा प्रदर्शित है, एक तीर के द्वारा, और बिंदु के बिना या शीर्ष के साथ में, शीर्ष के साथ में, ठीक है। तीर के साथ में है ये वाला, ठीक है। अब एक्सटेंशन लाइन की बात करेंगे हम। यह विमा रेखा के लंबवत होती है तथा तीर शीर्ष को स्पर्श करती है। यह वस्तु की बाहा मतलब बाहरी स्थिति को, जैसे ये वाले, ठीक है, ये विस्तार 2 mm दूरी, 2 mm दूरी पर और शीर्ष से 3 mm आगे तक होती है ये। कितने? 3 mm आगे तक रहेगा, 2 mm दूरी पर और 3 तक रहेगी। जैसे ये वाला हमारे पास ये दिखा है इतना यहाँ पे, और यहाँ पे ये दिखा है विस्तार लाइन, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिंदु रेखा, ठीक है। इसको जैसे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, यह मध्य रेखा की तरह खींची जाती है। कैसी? मध्य रेखा की तरह ही हम इसको, जैसे हम सेंट्रल लाइन खींचे ना, इस तरह से, ठीक है। वस्तु के बिंदु पद को निरूपित करते हैं। क्या है? बिंदु रहेगी, उसको निरूपित करेंगे। कक्षा कार्य के लिए रेखाओं की मोटाई इस प्रकार होनी चाहिए। कक्षा कार्य के लिए रेखाओं की मोटाई, पतली रेखा, लाइन्स, लाइन, ठीक है, 3 mm मोटी होती है ये लाइन से लाइन। और मध्य रेखा जो कि हमारे पास बिंदु रेखा की बात कर रहा है, ठीक है, 5 mm तक रहती है। और थिक जो 1 mm, ठीक है, सबसे बड़ी जो मोटी रहती है थिक लाइन 1 mm की रहेगी, उससे मध्य में रहेगी 5, और उसके कम रहेगी 3 mm की रहेगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन B1 निर्माण में करते हैं हम इसका यूज, ठीक है। प्रारंभिक संरचना करते समय हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। यह रेखा को अधिक दाब से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस रेखा का कार्य की रचना से हटाना भी पड़ सकता है, कार्य की रचना से हटाना भी पड़ सकता है निर्माण लाइन स्टोर, ठीक है। इस रेखा का उपयोग सेक्शनल भाग में भी किया जाता है, ठीक है। नोट, ऑब्जेक्ट लाइन या डायमेंशन लाइन के बीच में कम से कम 8 mm अवश्य हो। दो डायमेंशन लाइन के बीच की दूरी 6 mm से 8 mm तक होनी चाहिए। दो डायमेंशन लाइन रहेगी, उसके बीच में दूरी 2 से 6 तक होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे हेड रो। जो हेड है ये, इसके इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत में। एरो हेड बनाते समय यह अनिवार्य होता है कि एरो हेड एक्सटेंशन लाइन को अवश्य स्पर्श करे। एक्सटेंड मतलब इसको स्पर्श करना चाहिए, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन से आगे नहीं निकलना चाहिए, इससे बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। पहले भी समाप्त नहीं, पहले भी समाप्त नहीं होना चाहिए, ठीक से इस पे आना चाहिए। एरो लगाने का सही विधि है ये, ठीक है। एरो हेड की लंबाई अगर हम बात करेंगे, लंबाई और मोटाई, तो एरो हेड की लंबाई कितनी होती है? 3, और उसकी मोटाई कितनी है? 1, ठीक है। तो देखो, लंबाई हमारे पास क्या है? ये लंबाई बी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये हमारे पास ए, जो कि ये लंबाई में आ रही है एरो, इसकी लंबाई आ रही ये वाली। तो ये हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 1। और जो इसकी जो लंबाई रहेगी ये वाली, ये चौड़ाई में आ रही है ना, ये चौड़ाई में आएगी ए, तो 1:3 हो जाएगा। इसकी ये लंबाई आएगी और ये चौड़ाई आएगी, ठीक है। तो 1 अनुपात आ जाएगा, 1:3, ठीक है। विभिन्न प्रकार के एरो है। क्लोज फील्ड, क्लोज फील्ड मतलब कि क्लोज, ये हमारे पास क्लोज ब्लैंक भी बोल सकते हैं इसका हम, ठीक है। और डॉट, ये लास्ट में डॉट, और टिक, डायमेंशन लीडर, ये हमारे पास डायमेंशन, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है।
अब इसको पूरा 90 डिग्री ओपन, तो ये हमारे पास यहाँ पे रहेगा, और ये हमारे पास क्या है 30, ये 90 डिग्री इधर हो रहा है, और ये हमारे पास 20 डिग्री तक, और ये क्लोज, ये पूरा क्लोज होगा ये, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज एंड फिल्ड, ये क्लोज और फिल दोनों आ गए इसमें। तो ये हमारे पास अलग अलग, ये जो एरो है इसका भी नाम हमें याद होना चाहिए। एरो हेड डायमेंशन लाइन को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है ये, ठीक है, और डायमेंशन लाइन के दोनों छोरों पर ही एरो हेड का प्रयोग हम करेंगे इसमें, ठीक है। अब डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन इसको देखेंगे अवस्थिति और लोकेशन डायमेंशन एल, ठीक है। इस चित्र में हम दिखाया इसमें के अनुसार किसी संदर्भित सतह या मध्य रेखा आदि के लिए एक दूसरे से संबंध अवयव की विभिन्न विशेषता अवस्थिति करने के लिए हम करते हैं। एस तथा एल अक्षर का डायमेंशन के साथ कभी भी कोई संबंध स्थित नहीं की जाती है, ये वाला, ठीक है। अब हम इसका आगे बढ़ते हैं, और कुछ जितने भी लाइन से रहेंगे उसको हम देखते जाएंगे। एलाइन क्या है, संरेखीय प्रणाली। संरेखीय प्रणाली में अगर हम इसमें देखेंगे तो विमांकन विधि में सभी विमाएं सदैव विमा रेखा के समांतर पैरेलल ही लिखी जाती है, पैरेलल में लिखी जाती है। इस विधि में विमा रेखा कैसी रहती, टूटी नहीं होती, विमा रेखा टूटती नहीं, ठीक है। सभी विमाएं सदैव विमा रेखा के ऊपर खींची जाती हैं, जैसे कि ये हमारे पास खींचे हैं अलग अलग यहाँ पे, और ये अलग अलग, ठीक है। तो इसको देखना है हमें। और असंरेखीय प्रणाली अलाइन सिस्टम में लिखी गई विमाएं रेखा नीचे और दाईं से पड़ी जाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, बीच में इसको तोड़ा नहीं है, यहाँ पे देखो, ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे अरेखीय रहेगा, अरेखीय, तो इसमें ये बीच में तोड़ के इसमें लिखा है, ठीक है। इस प्रणाली में डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़कर डाली जाती है, जितनी डायमेंशन रहेगी उसमें डालेंगे। इस प्रणाली में सभी डायमेंशन इस प्रकार रखी जाती है कि ड्राइंग शीट के निचले हिस्से से भी उसे पढ़ी जा सकती है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग अधिकतर बड़ी ड्राइंग के लिए हम करेंगे, ठीक है। विमा रेखा किसी भी रेखा में हो, विमाएं सीधी और ऊर्ध्वाधर लिखी जाती है, ठीक है, जैसे कि ये वाले हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही में रहेगी। डायमेंशन तकनीक की अगर हम बात करेंगे तो ये दो प्रणाली के अलावा कभी कभी संयुक्त प्रणाली का भी हम उसमें यूज करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव डायमेंशन, प्रोग्रेसिव डायमेंशन की बात करते हैं हम, तो ये क्या रहता है, इस डायमेंशन में विमा रेखा एक मूल बिंदु से प्रारंभ होकर तीर शीर्ष के साथ एक ही दिशा में बढ़ती है। मूल बिंदु से, जैसे ये वाला हमारा प्रारंभ हो गए, इसके बाद यहाँ एक ही दिशा में ये बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा प्रोग्रेशन। आगे हम इसको देखेंगे अभी, देखो समांतर विमाएं, समांतर विमा देखेंगे हम, जैसे कि एक के समांतर में दूसरी। समांतर विमा क्या होता है, व्यवस्था में सभी विमाएं रेखाएं एक समान बिंदु से शुरू होकर एक दूसरे के समांतर रहती है, जैसे यहां से शुरू हो रही है एक दूसरे के समांतर यहां तक जा रही है, या 90, इस तरह से। इसमें उभयनिष्ठ भागों से सभी विमाएं रेखा एक ही दिशा में मापी जाती है। नेक्स्ट है श्रृंखला, जैसे कि ये यहां तक गया, फिर आगे बढ़ा, और ये चेन के रूप में। चेन डायमेंशन में कार्यखंड की, जैसे एक ये खंड बन गया, उसके बाद ये खंड बना, एक ये खंड बना, विभिन्न को एक के बाद एक विमा खींचकर एक ही सीध में दर्शाया जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइंड विमाएं। अब कंबाइंड विमाएं की बात करें, जैसे ये अलग अलग कंबाइंड में आ रही है। कंबाइंड डायमेंशन विधि में चेन और पैरेलल डायमेंशन का हम मिश्रण करेंगे इसमें, ठीक है। इस प्रकार के डायमेंशन का यूज वहां पर करते हैं जहां पर जगह कम होने के कारण विमाएं बढ़ने में परेशानी होती है, पढ़ने में परेशानी रहती है, वहां पर हम करेंगे, ठीक है। नकारात्मक विमा की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, नकारात्मक में नकारात्मक या अक्रियात्मक विमाएं नॉन फंक्शनल डायमेंशन का उत्पादन उद्देश्य से प्रयुक्त हो तो किया जाता है,
परंतु सीधे सीधे उत्पाद के उत्पादन को प्रभावित नहीं करते ये। ठीक है, नकारात्मक बीमा दिए गए अवयव के लिए कार्यहीन होते हैं ये। ठीक है, कार्यात्मक बीमा की बात करेंगे हम आगे। ये नकारात्मक बीमा की, ये कार्यात्मक। तो ये फंक्शनल डायमेंशन के रूप में रहती है और क्रियाशील को दर्शाती है ये। कार्यात्मक बीमा संयोजन असेंबली में अवयव की स्थापन करने की विधि को दर्शाती है। ठीक है, आप इसमें आगे देखेंगे हम नोट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में किसी वस्तु की सभी विमाएं ड्राइंग शीट पर इस प्रकार दर्शाएंगे हम कि सामने से देखने पर सभी विमाएं सीधी और ऊर्ध्वाधर दिखाई दें, चाहे विमा किसी भी दिशा में हो। ठीक है, इस प्रकार से होनी चाहिए। आगे हम इसमें बात करेंगे। अब हमारे पास कुछ इतना ही रहेगा, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, नकारात्मक डायमेंशन का ड्राइंग के में सीधी तौर पर कोई अर्थ नहीं होता है, इसका मान कम ज्यादा हो सकता है। नकारात्मक डायमेंशन का सामान्य निरीक्षण नहीं किया जाता है और ये डायमेंशन दिए गए अवयव के लिए कार्यहीन होते हैं। ठीक है, निर्देशक द्वारा विमा डायमेंशन बाय कोऑर्डिनेट्स, इसका प्रयोग अधिकतर जिग बोरिंग मशीन पर उत्पादित अवयव के लिए करते हैं हम। इस विधि में सारणी बनाकर विभिन्न मानों को दर्शाया जाता है इसमें, और वृत्त के व्यास का माप साइज डायमेंशन है, जबकि उसके केंद्र की स्थिति को दर्शाना लोकेशन डायमेंशन रहेगी वो। ठीक है, और संरेखीय विमाएं अलाइन सिस्टम, सिस्टम में किसी वस्तु की सभी विमाएं सदैव विमा रेखा के समांतर ही लिखी जाती है। ठीक है, अलाइन सिस्टम में लिखी गई विमाएं आरेख के नीचे तथा दाईं ओर से पड़ी जाती हैं। ठीक है, वृत्त के व्यास का माप साइज डायमेंशन है, जबकि उसके केंद्र की स्थिति को दर्शाना लोकेशन डायमेंशन में आएगा वो। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डायमेंशन प्रचालन के मूल नियम अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक डायमेंशन केवल एक बार दिया जाना चाहिए, उसे दूसरे बिंबों पर दोहराया नहीं जाना चाहिए। किसी विशेष अवयव का संबंध डायमेंशन को एक ही बिंब में रखना चाहिए, जो अनेक बिंब पर फैले होने की बजाय उपयुक्त विशेषताओं को अधिक स्पष्टता से प्रदर्शित होना चाहिए। कंपोनेंट बनाने में आवश्यक आयामों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए और आवश्यक नहीं होना चाहिए कि कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा आयाम का अनुमान करके लिख दिया जाए। विमाएं एक ही इकाई में व्यक्त करनी चाहिए, एक ही इकाई में होनी चाहिए। ठीक है, विमाएं सदैव दृश्य रेखाओं में दिखानी चाहिए और विमा रेखा आपस में कटनी नहीं चाहिए। विमा रेखा अंक के रूप में नहीं खींचनी चाहिए, अंक के रूप में। ठीक है, अब हम इसके जैसे ये लाइन है इसको हम देख लेते हैं, कौन सी कैसी लाइन है इसके बारे में हम देखेंगे इसमें। तो देखो, ये हमारे पास है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट लाइन, और ऑब्जेक्ट लाइन को आउटर लाइन भी बोलेंगे, जो कि ठीक रहती है, थोड़ी मोटी रहेगी। ठीक है, हिडन लाइन रहेगी, डेस डेस में सेम रहेगा ये, और ये थिन रहेगी, पतले। ठीक है, और सेंट्रल लाइन की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास थिन रहेगी, ये अलग अलग, इसमें भी लोग लाइन क्या है, एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा, ऐसा चलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्शन एंड सेक्शनल लाइन की बात करेंगे तो ये थिन रहेगी और सेम चलेगी। ठीक है, डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन, तो ये हमारे पास एक्सटेंशन लाइन हो गई ये। ठीक है, और शॉर्ट ब्रेक लाइन, तो ये हमारे पास शॉर्ट चल रही और ब्रेक हो रही, चल रही ऐसे चल रही थिन। ठीक है, अब लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या है, लॉन्ग लंबी चल रही, फिर ब्रेक हो गई, फिर लंबी चल रही, इस तरह से ये। इसके बीच में क्या है, 10 से 25 तक रहेगा। कटिंग प्लेन लाइन, ये क्या है, आगे तो चल रही है लेकिन यहाँ पे डेश छोटे छोटे और बाहर वाला बड़ा है। ठीक है, इस तरह से कटिंग। डिटो लाइन, डिटो लाइन में क्या है, सेम चल रहा है, मीडियम में चल रहा है इसकी। टेलीग्राफ, एलिफोन एंड क्लेन लाइन, ठीक है, ये मीडियम में आएगी। अब हम इसमें बात करेंगे, जितने अभी तक क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे गए उन क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और उसके बाद हम देखेंगे
50 क्वेश्चन के बाद दूसरा चैप्टर करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन चैप्टर को करने के बाद उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। लेकिन आपको बेनिफिट इसको देखकर बहुत मिलेगा, क्योंकि थ्योरी हम पढ़े उसके बाद हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आपको इजीली क्वेश्चन भी बना पाओगे इसमें। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एएलपी में पूछा गया है, एएलपी टेक्नीशियन को जो पहले क्या एक साथ होता था, इसमें पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखो, वृत्त एक उभनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित केंद्र छिद्र के केंद्र युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र रेखा क्या है? क्या है? एक सर्कल है, इज ए सर्कुलर सेंट्रल लाइन पर खींचते हैं इसको। ड्राइंग कंटिन्यूअस सेंटर ऑल अबाउट द कॉमन सेंटर, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी? बोल्ट। क्या है? बोल्ट रहेगी। बोल्ट एक वृत्त या उभनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित छिद्र के केंद्र युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र रेखा है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे इसमें, दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये लंबे डैश युक्त दुगने डॉट वाली पतली रेखा होगी। ठीक है, ये वाले हमारे पास रहेगी। तो सी वाला राइट आंसर रहेगा हमारे पास। क्या है? यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है, ठीक है, तो चल भागों की चरम स्थिति का संकेत लंबे डैश युक्त दुगने डॉट वाली पतली रेखा होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या है? डैश आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। क्या है? आर दोज डायमेंशन दैट शुड नॉट नेसेसरी अपीयर ऑन द ड्राइंग। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा ऑक्सिलरी डायमेंशन। ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट्स डायमेंशन, नॉन फंक्शन डायमेंशन और फंक्शन रहता है ऑक्सिलरी डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें देखो, ऑक्सिलरी डायमेंशन वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख, किसमें? आरेख में आवश्यक रूप से दर्शाया नहीं जाना चाहिए। यह डायमेंशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल सूचना के उद्देश्य से किया जाता है। यह ड्राइंग या संबंधित दस्तावेज में दिखाए गए मूल्य के प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हम इसमें, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन सैद्धांतिक निश्चित तल अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो कि जीडी और टी या आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है। तो ये हमारे पास रहता है डेटम। ठीक है, क्या है? डेटम। डेटम उस सिद्धांत निश्चित तल तल अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है। ठीक है, जीडी या टी या आयामी सहायता को भी संदर्भित ये करता है डेटम। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। अगर आपको एक फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो बहुत ही अजीब शब्द भी लगेंगे आपको हिंदी में। ठीक है, इन एन engineering drawing which letters written on the dimension indicate that it is extra information and not really required। क्या बोला है? एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में आवश्यक नहीं है। अतिरिक्त जानकारी है लेकिन वास्तव में आज आवश्यक नहीं, तो ये वाला हमारे पास है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमा रेखा पर लगे आर ई एफ अक्षर यह इंगित करता है कि अतिरिक्त जानकारी है, वास्तव में आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसको दर्शाएगा आर ई एफ। ठीक है, नेक्स्ट है विमा सूचक रेखा। डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद तीन की नोक तीर की नोक लगभग लंबी और 1 mm चौड़ी होनी चाहिए। तो तीन लंबी हमारे पास कहाँ पर दिया है? ये हमारे पास 1 mm लंबी बता रहा हूँ। ठीक है, चौड़ी। तो देखो, डायमेंशन लाइन की विमा सूचक रेखा भी कहते हैं, यह एक पतली सतह रेखा रहती है
जो 3 mm लंबी रहती है, यहाँ पर इतनी लंबाई 3 रहेगी और इसकी चौड़ाई इतनी रहेगी 1 mm करते हैं। विमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरों पर मौजूद 3 नोक की, तीर नोक की, 3 नोक लिखा है इसमें हिंदी में, ठीक है, तीर क्या है। डायमेंशन लाइन का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट या निकाय का माप दर्शाने के लिए, कोई मेजर करने के लिए इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, बताइए निम्नलिखित कथन का तकनीकी रूप से सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये हमें देखना है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे, जब भिन्न प्रकार की दो या अधिक रेखा समान होती है तो दृश्य बाह्य रेखा किसी अन्य प्रकार की रेखा के पूर्णवर्ती होती है। मध्य रेखा की अपेक्षा दृश्य विवरण को दर्शाने प्रदर्शित करने वाली डेसयुक्त, क्या है, डेसयुक्त पतली रेखा खींची जाती है, ठीक है। अगला है विवरणों के लिए बढ़ाए गए पैमाने प्रयोग किए जाते हैं, तो ये हमारे पास गलत रहेगा, ठीक है। मानक संक्षिप्त प्रतीक इकाई छोटे अक्षरों में निर्दिष्ट किए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारे पास विवरण रहे के लिए बढ़ाए गए पैमाने प्रयोग किए जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम इसमें, एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंबवत रेखा, क्या है, जो खड़ी रहती है लंबवत रेखा, ये वाली, ठीक है, और एक, तो ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर में रहेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं इसका, ठीक है। क्षैतिज काल्पनिक स्तर जो समांतर में रहती है, ये वाली छेद कर रहेगी, ठीक है, रेखा होती है। वह सीधी रेखा जो ना तो क्षैतिज रहती और ना ही ऊर्ध्वाधर में रहती, उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा था उसमें, ठीक है। खड़ी रेखा तो हमारे पास ऊर्ध्वाधर में आएगी, ठीक। स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा कैसी रहती, तो वो क्षैतिज रेखा रहेगी, ये वाली। जैसे ऐसा पानी रहेगा स्थिर में, कि ये हमारे पास खींची गई रेखा ऐसी रहेगी इस पानी पे, ठीक है, क्षैतिज में, और जो खड़ी रहती है इस टाइप से रहेगी, ठीक है, स्थिर पानी में। नेक्स्ट है 2000, जो एसपी 46/2003 के अनुसार दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी रखी जाती है, दो रेखाओं के बीच में, तो ये हमारे पास कितनी रखी जाती है, तो ये 0.7 mm, ठीक है, इतने रखे जाते हैं न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, हिडन लाइन, अदृश्य रेखाओं को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग करते हैं हम, तो इसका यूज बिंदुदार रेखा का यूज करेंगे, किसका, बिंदुदार रेखा का यूज करते हैं। इन रेखा का यूज वस्तु के छिपे वस्तु को हम प्रदर्शित करते हैं, और कभी कभी ज्यामिति रचनाओं के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ये रेखाएं बिंदुदार होती है, मध्य में मोटी तथा छोटे छोटे 3 mm लंबे और 1 mm की समान दूरी पर लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, क्या विवरण देने के लिए किया जाता है इन लाइन का, लीडर लाइन का, ठीक है, विवरण देने के लिए लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। देखो, लीडर रेखा वे पतली सतत रेखा होती है जो आवश्यकता होने पर किसी भाग के साथ कोई नोट अथवा विमा संयोजित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। लीडर रेखाओं का प्रयोग सामान्य विभिन्न भागों के विवरण देने के लिए हम करते हैं, ठीक है। आगे और देखते हैं इसमें, बहुत ही क्वेश्चन बहुत पूछे गए बार बार, वही क्वेश्चन है, ठीक है। 2003 के अनुसार ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखा होती, विमांकन रेखा कैसे होती, तो निरंतर पतली रेखा रहती है, निरंतर रहेगी लेकिन पतली रहेगी, ठीक है। इसकी मोटाई की बात करेंगे तो ये होगी मोटाई इसकी 0.4 होगी, ठीक है, लगभग 0.4 तक रहेगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हैचिंग रेखाएं, क्या है, हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है, हैचिंग रेखा, तो ये हैचिंग रेखा झुकी होती है 45 कोण के ऊपर झुकी रहती है, कितनी, 45 कोण के ऊपर झुकी रहती है ये हैचिंग रेखाएं, ठीक है। तो छाया रेखाएं भी बोलते हैं इसको हम, हैचिंग रेखा को। कटे भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, और ये 3 से 4 mm तक पतली होती है और 45 कोण पर झुकी हुई रहती है, रेखा के बीच समान दूरी पर 1.5 mm रखकर समांतर बनाई जाती है, ठीक है,
रेखाओं को पेंसिल का यूज करेंगे हम, एच या 2H पेंसिल का हम यूज करेंगे इसको खींचने के लिए। किसी लंबे भाग ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने हेतु किस किस्म की रेखा उपयोग में लाई जाती है, किस किस्म की रेखा प्रयोग में लाई जाती है? तो ये हमारे पास रहेगी लॉन्ग ब्रेक लेंथ। ठीक है, किसमें? ये पतली होती है तथा पैमाना द्वारा खींचकर बीच बीच के स्वतंत्र हाथ से जिग जेग को बनाते हैं, जिग जिग जैसे जेड जैसा रहता है ये। ठीक है, ये वाला देखो, ये जेड के समान आकृति रहेगी। लंबे भाग को कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम बताएं। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम होता है वस्तु रेखा। ठीक है, निरंतर जो मोटी रेखा रहती है वो वस्तु रेखा में आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो निरंतर मोटी रेखा को प्रमुख रेखा या वस्तु रेखा कहते हैं हम। ठीक है, प्रमुख रेखा या फिर वस्तु रेखा। रेखा की मोटाई 1 mm होती है, सतत होती है ये। ठीक है, लंबी। ड्राइंग शीट पर सीमा रेखा तथा किसी वस्तु के बाहरी आकार को प्रदर्शित करने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इनको SB पेंसिल से हम करेंगे यूज। ठीक है, मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, पतली चेन रेखा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसमें करेंगे? तो ये कटिंग प्लेन में करेंगे। ठीक है, सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का। तो कटिंग प्लेन, ये रेखा पतली और क्रमशः बड़े और छोटे रेखाखंड द्वारा खींची जाती है। ठीक है, जैसे ये अलग अलग बड़े और छोटे खंड द्वारा खींची गई है। ठीक है, ये 10 से 35 mm तक लंबा रहेगा। फिर ये जो छोटे खंड रहते हैं ना हमारे, ये 3 mm के रहते हैं, उसके बीच में जो साइड रहती है 1.5 mm की रहती है, और लास्ट में जो मोटी रहती है। ठीक है, रेखा के सिरों पर मोटा कर देते हैं। इन सिरों के द्वारा किसी भी ठोस को काटने वाले समतल को प्रदर्शित करते हैं, जो कोई कट रहता हो। हस्तमुक्त खींची रेखा होती है तो कैसी रहती है? हस्तमुक्त रेखा रहती है वो हमारे पास ब्रेक रेखा रहेगी। ठीक है, कौन सी है? ब्रेक रेखा। ये हमारे पास रेखा स्वतंत्र हाथों से खींची जाती है, ये ब्रेक रेखा। रेखाओं के द्वारा आरेखन में टूटे हुए भाग या बड़ी वस्तुओं को कम स्थान में दिखाया जाता है, कम स्थान में। ठीक है, केंद्र रेखा, ये रेखा द्वारा समस्त ठोस की अक्ष किसी बिंदु पर प्रदर्शित किया जाता है। प्रक्षेप रेखाएं, ये रेखाएं प्रक्षेप को प्रदर्शित करता है। विस्तार रेखा, यह विमा के प्रसार को दर्शाता है, विमा के प्रसार को दर्शाता है ये। ठीक है, केंद्र रेखा के रूप में निम्न में से कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? निम्न में से केंद्र रेखा के लिए तो हमें देखना है, केंद्र के लिए ये वाली यूज करते हैं। ठीक है, क्या है? डैश, फिर छोटे डैश, फिर बड़ा डैश। ठीक है, ये रेखा पतली, क्रमशः एक बड़े और एक छोटे रेखाखंड यूज करते हैं। एक रेखाखंड ये है, एक ये छोटा रेखाखंड है। ठीक है, इस टाइप से एक ये और एक छोटा खंड है। ठीक है, खींचे प्रत्येक बड़े रेखाखंड की लंबाई 10 mm की रहती से लेकर 35 mm तक रहती। छोटा जो रेखाखंड रहता है हमारे पास, छोटे उसकी रहेगी 1.5 mm की रहती है। ठीक है, सॉरी 3 mm की रहेगी, और उनके बीच में जो डैश रहता है वो 1.5 mm के हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम दूरी की बात कर रहा है, हैचिंग रेखा के मध्य में। ठीक है, तो इसका मान रहे हैचिंग रेखा में 0.7 mm दूरी होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, हैचिंग रेखा जो कि 45 पर झुकी हुई है, समांतर रूप में खींची जाती है। इन रेखाओं के बीच की दूरी कम से कम 0.7 mm रखी जाती है। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सामान्य रूप से 1.5 mm रखी जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम, रेखाओं के आयाम की चौड़ाई को किस अक्ष से व्यक्त किया जाता है? ठीक है, चौड़ाई को किससे करते हैं? तो डी के द्वारा चौड़ाई को करते हैं। ठीक है, चौड़ाई। ड्राइंग में मध्य मोटी और पतली रेखाओं के अनुपात क्या होते हैं? मोटी और पतली अनुपात
बात करेंगे तो मोटी हमारे पास 5 mm की रहेगी और जो पतली रहेगी वो 3 mm की रहेगी। ठीक है। केंद्र रेखा किस तरह दर्शाई जाती है? केंद्र रेखा, तो ये हमारे पास रहती है केंद्र रेखा, लंबे बिंदुदार सक्रिय रेखा रहती है। ठीक है, सी वाला केंद्र रेखा। नेक्स्ट है इसमें BIS द्वारा निर्धारित पतली रेखा की मोटाई पेपर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास ये रहेगा मोटाई, तो जो हमारे पास BIS के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो मोटाई A1/A0 पेपर के लिए हम यूज करेंगे 0.25 mm की यूज करेंगे। कितनी? 0.25 mm की। तीर के निशान की लंबाई ऊंचाई का अनुपात, लंबाई और ऊंचाई का। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास 3 mm की रहेगी और जो ऊंचाई रहती है वो n। ऐसा रहता है जैसे ये तीर रहेगा हमारे पास, ये तो ये हमारे पास लंबाई रहेगी और जो यहाँ तक रहती है ये हमारे पास ऊंचाई हो जाएगी। तो इतने लंबे होगी ये 3 और यहाँ पे 1। ठीक है। नेक्स्ट है तीर निशान के शीर्ष के लंबाई, लंबाई होती है तो भाई ये 3 गुना रहती है जो मोटाई की। ठीक है, 3 गुना रहती है, अभी जैसा फर्स्ट वाला अपन ने क्वेश्चन करा वो। अगली है पतली रेखाएं कौन सी रेखा है? पतली रेखा कौन सी रेखा होगी? तो पतली रेखा लीडर रेखा, आयाम रेखा और विस्तृत रेखा रहेगी। तीनों की तीनों राइट रेखा। ठीक है। चित्र की रचना रेखाएं प्रक्षेप तथा कटे स्थान को प्रदर्शित करने के लिए इन रेखाओं का हम यूज करते हैं। एज पेन द्वारा हम पॉइंट और मोटी सतत रेखा के रूप में बनाते हैं और लीडर रेखा, विस्तृत रेखा, सिस्टम लाइन भी बोलेंगे, आयाम रेखा और पतली रेखा रहती है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इसमें सही मिलान करना इसमें। ठीक है। सतत एवं मोटी रेखा, सतत एवं मोटी जो रेखा रहेगी उसमें कौन सा रहेगा हमारे पास? सतत एवं मोटी रेखा, तो ये हमारे पास हो जाए वस्तु की आउटर लाइन है, आउटर लाइन है। खंडित मोटी रेखा, तो खंडित मोटी रेखा ये हमारे पास रहेगा अदृश्य बाहरी रेखा रहती है। ठीक है, ये वाले हो जाएगी, ये इसमें हो जाएगा। और संकलित पतली रेखा की बात करेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगी पतली रेखा केंद्र में रहेगा। सतत एवं पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा रहती है, दीर्घ अवरोधक रहती है ये बात। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ISI इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो ये है ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर में विभाजित किया है। निम्न में से रेखा समूह 0.5B टाइप की रेखा की माप है, तो 0.5B की माप क्या है हमारे पास, ये देखना है हमारे पास। तो ये हमारे पास 0.52 mm की रहती है। जैसे विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर समूह में विभक्त किया गया है। रेखा समूह 0.5B टाइप की रेखा की माप 0.2 होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ISI द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न समूह में से कौन रेखा G के लिए किसी भी समूह में नहीं रखी जाती है? तो ये हमारे पास रहता है 0.8 mm। क्या है? निर्धारित किए गए विभिन्न समूह में से 0.8 G के लिए किसी भी समूह में नहीं रखी गई है। ठीक है। रेखाओं की मोटाई के अनुसार सही मिलान कीजिए। ठीक है, मोटाई के अनुसार। तो यहाँ पर हमें देखना है सही मिलान के अनुसार। तो देखो विमा रेखा रहती है 0.3 mm की। ठीक है, और केंद्रक रेखा रहती है 9 mm की। और अगर हम बात करेंगे सी का कर्तन रेखा जो कि 0.5 पर। नेक्स्ट है रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह हम हमारे पास रहेगा मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुनी होती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, मोटी रेखा पतली रेखा से 3 गुनी मोटी होती है। क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति क्षैतिज
तल से रेखा बनाता है तो वो कैसा बनाएगा, उसके लंबवत में बनाएगा, ठीक है। जैसे ये क्षैतिज तल है, उसके ऊपर खड़ा अगर रहेगा तो ये 90 डिग्री का ही बनाएगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति क्षैतिज तल पर लेटा है तो यह व्यक्ति क्षैतिज तल के साथ समांतर रेखा में बनाएगी। कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट लाइन विथ जिगजैग इज यूज फॉर, क्या है, निरंतर सीधी रेखा का उपयोग, वक्र रेखा का यूज कहां पर हम करेंगे इसका यूज, और जिगजैग का यूज दीर्घ विराम के लिए, लॉन्ग ब्रेकर के लिए हम यूज करेंगे इसका यूज, कहां पर, सी वाला लॉन्ग। ऑब्जेक्शन लाइन, अगर हम अलग अलग लाइन की बात करेंगे, ऑब्जेक्शन लाइन ठीक रहती है, हिडन लाइन मीडियम रहती है और 3 mm की रहती है, और जो बीच में गैप 1 mm का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है सेंट्रल लाइन ऑफ लोकस लाइन। तो ये देखो हमारे पास ये वाला रहेगा, हमारे पास 2 से लेकर 5 mm तक रहेगा, और जो बड़ी वाली रहेगी वो हमारे पास 25 तक रहेगी, ठीक है। थिन लाइन है, ये अलग अलग लाइन जैसे हमने उसको पढ़ा दिया, इसमें एक बार इसको भी रीड कर लें, ठीक है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो कहलाती, वो कैसी कहलाती है, समांतर रेखा कहलाएगी, ठीक है। कैसी, समांतर रेखा, जैसे इससे चलेगी। नेक्स्ट है एक्स। एक्स कहाँ है हमारे पास, एक्स ये हमारा, ये हमारे पास रेखा का नाम बताना है इसमें, एक्स रेखा का नाम। ये खंडित पतली रेखा है, खंडित है लेकिन पतली रेखा है, ये इसका नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित रेखाओं के लिए सही मिलान कीजिए। सतत और मोटी रेखा कैसी रहती है, सतत और जो मोटी रेखा रहती है वो हमारे पास रहेगी वस्तु की आउटर लाइन रहेगी, सतत और मोटी रेखा वस्तु की आउटर लाइन, ठीक है। खंडित मोटी रेखा की बात करेंगे तो ये हमारे पास दृश्य बाहरी रेखा रहती है। श्रृंखलित पतली रेखा की बात करेंगे तो ये हमारे पास केंद्र रेखा के रूप में रहती है, और सतत और पतली टेढ़ी मेढ़ी रहती है तो दीर्घ अवरोधक के रूप में ये काम करेगी, इसमें वन वाला ही। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास इसमें कौन सा रहेगा, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्या है, सतत जो मोटी रेखा वस्तु की आउटर लाइन को दिखाएगा, सतत मोटी, और खंडित मोटी रेखा रहेगी, अदृश्य बाहरी रहेगी, और अदृश्य लेकिन बाहरी रहेगी, ठीक है। आगे हम इसमें देखेंगे ISI ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर विभिन्न समूह में विभाजित किया। आप निम्न रेखा में 0.5 B टाइप की रेखा की माप की बात करेंगे तो ये 2 बार पूछा गया है, 0.2 आएगा, ठीक है। ISI द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न रेखा समूह में से कौन सी माप रेखा G के लिए किसी भी समूह में नहीं रखी गई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.8। कौन सा है हमारे पास, 0.8। विमा रेखा उसकी साइज दी है, विमा रेखा की हमारे पास ये रहेगा, मिलान करना है हमारे पास। विमा रेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास विमा रेखा 0.3 में होती है। केंद्रक रेखा हमारे पास रहेगा, केंद्रक रेखा हमारा केंद्रक रेखा भी हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। और कर्तन रेखा की बात करेंगे हम तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 mm, और वस्तु रेखा की बात करेंगे तो ये 1, ठीक है। वस्तु रेखा तो अलग अलग इसमें दिया है, और तो इसका आप ध्यान रखना। विमा रेखा 0.3 mm की है, और केंद्रक रेखा भी 0.3 mm की रहेगी। कर्तन रेखा की बात करेंगे 0.5, और वस्तु रेखा की बात करेंगे 1 mm की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अब हम इसको, मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुनी होती है, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया, ये वाला भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। मोटी रेखा कितनी हमारे पास, 1 mm, मध्य रेखा 5 mm, और पतली रेखा 3 तक। मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा जैसे कि 1 mm रहता है, और जो पतली रेखा है 3 mm की, तो 0, तो ये 3.33 आता रहेगा हमारे पास, 3 mm, ठीक है। एक्स कहाँ है हमारे पास, ये एक्स है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, विमा को प्रदर्शित कर रहा है इसके, ठीक है। किसको, विमा को प्रदर्शित कर रही है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से
किस विकल्प में लीडर रेखा का गलत प्रदर्शित किया गया है? लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है, तो ये हमारे पास रहेगा ये वाला। देखो ये भी रेखा को दिखाया, यह भी हमारे पास डॉट लीडर रेखा है, लेकिन ये हमारे पास गलत दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा लीडर रेखा का प्रयोग विमांक करते समय किया जाता है। अधिकतर त्रिज्या या व्यास की विमाओं के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, डी की स्थिति में तीर के साथ बिंदु भी आ, होना चाहिए तथा 45 डिग्री कोण पर झुका होना चाहिए था। ठीक है, 45 डिग्री पर झुका होना चाहिए। नेक्स्ट है दी गई लाइन सतत पतली जिग जैग, तो ये हमारे पास सतत पतली जिग जैग तो डी वाली है, ये जिग जैग बना है तो। ठीक है, बाकी में तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। और दीर्घ खंडक रेखा जिग जैग रेखा पतली रहती 0.3 mm के पैमाने पर बनी रहती है, पतली के। ठीक है, इसमें हम एक्स, ये वाली लाइन है, ये एक्स, इसको देखना है। तो देखो इसमें क्या है हमारे पास, ये अदृश्य रेखा जो कि हमें दिख नहीं रही वो दिखा रहा। किसको देखा है? अदृश्य खंडित रेखा हिडन या डॉटेड लाइन रहती है जो कि मीडियम मोटाई की बनाई जाती है। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं 0.1 mm और 1 mm के समान दूरी पर रहते हैं ये। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें। देखो अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। उस रेखा की पहचान कीजिए जो अदृश्य रेखा के रूप में प्रयोग की जाती है। अदृश्य रेखा के रूप में की जाती है, तो अदृश्य के रूप में तो ए वाला किया जाता है। ठीक है, ये तो जिग जैग हो गया। दिए गए चित्र में एक्स, एक्स ये क्या है? एक्स निर्माण रेखा, केंद्रक रेखा, दृश्य रेखा या फिर विमान, तो ये केंद्रक रेखा। ठीक है, केंद्रक रेखा तो अलग अलग, जैसे ये लाइन है सीमा रेखा खींचने के लिए, और ये लाइन वस्तु के अदृश्य जो दिखते नहीं उसको खींचने के लिए, और सभी ठोस ठोसों की अक्ष की किसी बिंदु पर दिखाता है। आरेखन में बार बार दोहराई जाने वाले वस्तु को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहते हैं, तीर के निशान द्वारा बंद रहते कहलाते हैं। तो ये हमारे पास विमा रेखाएं क्या है? क्या कहलाएगी? विमार रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा, तो विमा रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है चित्र में। अब ये चित्र में देखो किस प्रकार की रेखा है, इसको एक बार ध्यान से देखो। ये समांतर में है सभी की सभी। ठीक है, तो अब देखो ये कौन सी रहेगी? समांतर में लाइन रहेगी, समांतर में। देखिए चित्र रेखा समांतर में है, वक्र समांतर में है। ठीक है, दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे 90 कोण पर बनाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली वस्तु रेखाओं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती वो क्या कहलाती हैं? तो ये समांतर रेखाएं कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? समांतर रेखाएं कहलाते हैं। दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनें को दर्शाया गया है? तो ये हमारे पास लंबवत पे दिखाया गया है, ये लाइन लंबवत पे दिखाई गई है। ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहती है उसको हम क्या कहेंगे? वक्र रेखा बोलेंगे, उसको हम वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निरंतर मोटी रेखा, कंटिन्यूअस थिक लाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारे पास देखो निरंतर मोटी रेखा रहती है, उसको हम जानेंगे किस नाम से? तो ऑब्जेक्शन लाइन के नाम से जानेंगे। किसके? ऑब्जेक्शन के नाम से। तो ये हमारे पास लाइन से रिलेटेड लाइन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने थियोरेटिकल पढ़ा। उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं था, केवल समझाना, उसको लाइन पे समझना था हमें और उसको करना है। ठीक है, ऐसे ही उसके 50 क्वेश्चन हमने लगा ले। इसके आगे वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और उसका हम प्ले लिस्ट में हमने बना दिए CBT 2 के लिए जितने भी ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है अवश्य इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े और इसके PDF को प्राप्त करने के लिए ER मुकेश जमरे विथ स्टडी के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर जाके आप जुड़ सकते हैं। और देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप हमारे लिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप आपको भी लगता है कि हम इस चैनल के साथ जुड़ के हमारा कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो कंपलसरी कोई ऐसा नहीं है
आप बहुत सारे ऐसे और भी मिल जाएंगे आपको, पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं जो कुछ कंटिन्यू लाके, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट रहे। लेकिन हम इस पे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं और नोटिफिकेशन रहेगा उनके बारे में भी आपको इसी पे मिल जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम देंगे आपको। ठीक है, आपसे केवल एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको केवल सब्सक्राइब करें, और आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसका कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं अगर आप बताना चाहते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।